नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं। जी। अब्राहम वर्गीस का उपन्यास द कॉवेनेंट ऑफ वाटर। काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल काफी मोटी किताब है और चर्चा में भी रही है। और हमारे पास ना इसकी एक बहुत अच्छी गहराई से लिखी गई समीक्षा है, क्रिटिकल रिव्यू जिसे कहते हैं। अच्छा। तो आज हम इसी समीक्षा के नजरिए से इस उपन्यास को समझने की कोशिश करेंगे। क्या खास है, कहाँ थोड़ी कमी रह गई, क्या असर छोड़ती है ये किताब। हाँ, मतलब एक तरह से इस कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे समीक्षा के सहारे, और ये भी देखेंगे कि वो रिव्यू इसके विशाल दायरे, इसकी भावनात्मकता और उस मेडिकल रहस्य को कैसे देखता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले कहानी है क्या, थोड़ा सा अंदाजा दे देते हैं। जी। ये उपन्यास केरल में सेट है। कहानी 1900 में शुरू होती है और फिर 1970 तक चलती है। हाँ, लगभग 7 दशक, कई पीढ़ियों की कहानी है ये। और कहानी के बीच में है एक परिवार और उनके ऊपर ना एक अजीब सी कंडीशन है, एक रहस्यमयी शर्त हाँ, जिसे द कंडीशन कहा गया है। कि हर पीढ़ी में कम से कम एक इंसान की मौत पानी में डूबने से हो जाती है। बड़ा अजीब है ये। एक तरह का अभिशाप कह सकते हैं शुरुआत में। कहानी शुरू होती है एक 12 साल की लड़की से। उसे हम बाद में बिग अम्मा ची के नाम से जानते हैं। जी। उसकी शादी होती है। उसे नाव से पराम्बिल एस्टेट भेजा जाता है एक विधुर से शादी करने। और वो पराम्बिल एस्टेट, वो जगह, वो जमीन, पानी, रिश्ते, राज, सब कुछ वही है। और धीरे धीरे वो उस परिवार का केंद्र बन जाती है। और इसी के साथ साथ एक और कहानी चल रही होती है। वो स्कॉटलैंड के एक सर्जन की है, डिग्बी किलगोर। अच्छा, हाँ, डिग्बी। वो भारत आता है ट्रेनिंग के लिए, मौकों की तलाश में। लेकिन यहाँ जो उसके साथ होता है, जो वो देखता है, वो उसकी जिंदगी बदल देता है। और आगे जाके उसकी कहानी इस पराम्बिल फैमिली से जुड़ जाती है। और तब जाके ये जो डूबने वाला पारिवारिक रहस्य है ना, हाँ। उसकी मेडिकल पहेली धीरे धीरे खुलती है, बड़ी भावनात्मक तरीके से। और फिर कहानी अलग अलग किरदारों के नजरिए से आगे बढ़ती है। बिग अम्मा ची हैं, उनके बच्चे हैं, और फिर उनकी पोती मरियम्मा। जी, मरियम्मा, जो डॉक्टर बनती है। हाँ। और वो इस कंडीशन के पीछे का साइंटिफिक सच पता लगाने की कोशिश करती है। और साथ में वो परिवार के इतिहास, धोखे, विश्वास, पहचान, इन सब चीजों से भी जूझ रही है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत बड़ा कैनवस है। परिवार, इतिहास, विज्ञान, भावनाएं, सब कुछ है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आते हैं समीक्षा पर। उसमें इस उपन्यास की क्या खूबियां बताई गई हैं। पहली चीज जो एकदम सामने आती है वो है इसका महत्वाकांक्षी दायरा और संरचना, एम्बिशियस स्कोप एंड स्ट्रक्चरल मास्टरी। जी हाँ, मतलब ये कोई छोटी कहानी नहीं है, पूरी एक सदी को समेट लिया है। और कई कहानियां साथ साथ चल रही हैं। वक्त के साथ किरदार भी बदल रहे हैं, परतें खुल रही हैं। और ये लेखक ने इन सब धागों को बड़े अच्छे से बुना है। कुछ रिव्यूज ने खास तौर पे तारीफ की है कि कैसे अंत में सब चीजें ऐसी जुड़ती हैं जिसकी शायद उम्मीद भी नहीं थी। कमाल है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि इतना बड़ा फैलाव संभालना आसान नहीं होता। कुछ समीक्षाओं में ये भी कहा गया है कि शायद हर हिस्सा उतना दमदार ना लगे। ये एक रिश्ता तो रहता ही है। सही बात है। पर कई पढ़ने वालों के लिए यही फैलाव, यही जटिलता उसकी ताकत है। ये दिखाता है कि जिंदगियां कैसे जुड़ी होती हैं, इतिहास कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर असर डालता है, छोटे छोटे फैसले भी कितना मायने रखते हैं। और दूसरी खूबी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जगह का चित्रण और पानी का इस्तेमाल, विविड सेंस ऑफ प्लेस एंड वाटर एज अ मेटाफर। केरल की वो नदियां, वो मानसून, बैकवाटर्स, ये सब बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो जैसे कहानी के किरदार बन गए हैं। पानी का वो कोवेनेंट, वो अनुबंध, वो सचमुच भी है और एक मेटाफर की तरह भी। कैसे, मतलब पानी जोड़ता भी है, पालता भी है, जान भी लेता है और यादें भी संभालता है। एक समीक्षा में लिखा था कि उपन्यास की वफादारी उस जमीन और जिंदगी के लिए है जिसे वो दिखाता है। वर्गीस का लेखन ऐसा है कि आप बारिश की आवाज, मिट्टी की गंध महसूस कर सकते हैं। हाँ, वो माहौल बना देते हैं बिल्कुल। और इससे कहानी की जो त्रासदियां हैं उन्हें अलग ही गहराई मिलती है। अच्छा, अब आते हैं उस मेडिकल वाले पहलू पर। ये तीसरी खूबी है, मेडिकल यथार्थवाद और विज्ञान व रहस्य का संगम। मेडिकल रियलिज्म एंड द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस एंड मिस्ट्री। जी, क्योंकि लेखक खुद एक डॉक्टर हैं। हाँ, और ये बात उनके लिखने में साफ दिखती है। किताब में ऑपरेशन, बीमारियां, इलाज, विकलांगता, इन सब के बहुत बारीक डिटेल्स हैं। पर वो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किरदारों को समझने, उनके प्रेरणाओं को जानने और वो जो
कंडीशन वाला रहस्य है, हाँ, उसे धीरे धीरे सुलझाने में मदद करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि कहानी शुरू होती है रहस्य और लोक कथाओं से। अंधविश्वास भी है शायद। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर धीरे धीरे कहानी विज्ञान और तर्क की तरफ बढ़ती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम दुख, बीमारी, विरासत को कैसे देखते हैं। कब वो कुछ अलौकिक लगता है, कब वैज्ञानिक, और कब दोनों का मिला जुला रूप होता है। सही कहा। एक जगह समीक्षा ही आती है, जब बीमारी का कारण पता चल जाता है तो उम्मीद जागती है। ये बड़ी बात है। और ये सब सिर्फ दिमागी चीजें नहीं है। कहानी का भावनात्मक कोर, नैतिक पहलू और किरदारों के प्रति सहानुभूति, इमोशनल कोर, मॉरल रेजोनेंस एंड कंपैशन फॉर कैरेक्टर्स भी बहुत मजबूत है। ये चौथी बात है। जी, इतनी लंबी कहानी है, इतने सारे किरदार हैं, लेकिन उसका दिल अपनी जगह है। हाँ, बेगम माची हैं, उनके बच्चे, उनकी गलतियां, उनके नुकसान, सबको बड़ी हमदर्दी से दिखाया गया है। लेखक किरदारों को जज नहीं करते। वो सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं हैं, वो इंसान हैं, गलतियां करते हैं, प्यार करते हैं, उनमें विरोधाभास हैं। हाँ, एक समीक्षक ने लिखा था कि लेखक की नज़र में बुरा बर्ताव भी माफी के लायक लगने लगता है। बिल्कुल। और कहानी निर्वासन, धोखा, राज, कैसे इतिहास परिवारों पर बोझ डालता है, इन सब पर भी बात करती है। मरियम्मा का जो सफर है, हाँ, वो खास है। अपनी माँ को खोजना, अपने माँ बाप से सुलह करना और वो मेडिकल खोज को अपनी पहचान से जोड़ना, वो बहुत मार्मिक है। अपनी आवाज़ वापस पाने की कहानी है वो। और पांचवी बात यह कि ये किताब किसी एक जॉनरे में बनती नहीं है। कई तरह की विधाओं का मिश्रण है और विषय भी बहुत गहरे हैं। जॉनर ब्लेंडिंग एंड थीमेटिक रिचनेस। हाँ, ये पारिवारिक गाथा भी है, मेडिकल मिस्ट्री भी है, भारत के बदलते समाज का आईना भी है, गुलामी से आज़ादी के बाद तक। आस्था, शक, इलाज, विरासत, बहुत कुछ है इसमें। जी, और शायद यही चीज़ें इसे खास बनाती हैं। लेकिन हाँ, इसी वजह से कुछ आलोचनाएं भी हैं। हाँ, तो अब जरा उन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई कहानी परफेक्ट तो होती नहीं। समीक्षा में क्या कमियां बताई गई हैं? सबसे पहली बात जो उठती है वो है किताब की लंबाई, रफ्तार और कहीं-कहीं खिंचाव। लेंथ, पेसिंग एंड नैरेटिव ड्रैग। जी हाँ, 700 पन्नों से ज्यादा, ये एक मुद्दा तो है। ये लंबाई एक तरफ तो गहराई देती है, डिटेल्स मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई बार कहानी की रफ्तार धीमी लगती है। कुछ हिस्से शायद भटकते हुए लगते हैं। छोटे किरदारों या साइड स्टोरीज पे फोकस चला जाता है, जो मुख्य कहानी से शायद उतने जुड़े हुए ना लगे। हाँ, एक समीक्षक ने कहा भी कि इतिहास के घनत्व और धीमी गति के कारण उन्होंने रेटिंग कम कर दी। और इससे जुड़ा एक और पॉइंट है, जब कहानी इतने किरदारों और टाइम पीरियड के बीच घूमती है, हाँ, तो कभी-कभी पढ़ने वाले का जो भावनात्मक जुड़ाव होता है वो टूट सकता है। आप एक कहानी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अचानक आपको कहीं और ले जाया जाता है। इससे पढ़ने का फ्लो बिगड़ सकता है। ये हो सकता है। अच्छा, एक और आलोचना है किरदारों का कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी होना, टेंडेंसी टुवर्ड्स मॉरल आइडियलिज्म। अच्छा, मतलब कुछ समीक्षकों का कहना है कि वर्गीज के ज्यादातर किरदार ना वो मूल रूप से अच्छे लोग हैं जिनके साथ बुरी चीजें होती हैं, जबकि असल दुनिया में लोग ज्यादा जटिल होते हैं। अच्छे बुरे का मिश्रण। तो कहानी में नैतिक रूप से जो उलझे हुए ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी कमी महसूस होती है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा सा सिंपलिस्टिक या सेंटिमेंटल हो गया है। एक समीक्षक ने तो इसे कृपा की अधिकता कहा, जो थोड़ी अवास्तविक लग सकती है। समझ गया। मतलब कहानी अपना भावनात्मक वजन बनाने के लिए अक्सर दुख और तकलीफ पर ज्यादा निर्भर करती है। ये कभी-कभी बहुत असरदार होता है, पर शायद कभी-कभी थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी लग सकता है। सही। तीसरी बात थोड़ी अलग है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संतुलन। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टेंशन। ये क्या है? देखिए, कहानी केरल पर आधारित है, लेकिन लिखी गई है अंग्रेजी में दुनिया भर के पाठकों के लिए। हाँ, तो सवाल उठता है कि वो केरल की जो स्थानीय बारीकियां हैं, संस्कृति, जाति, धर्म, राजनीति, उनको कितनी गहराई से पकड़ पाती है। हाँ, ये एक मुश्किल संतुलन है। कुछ आलोचकों को लगता है कि शायद कुछ भारतीय या केरल के पहलुओं को थोड़ा नरम किया गया है ताकि वो ज्यादा लोगों को समझ आए या अपील करें। और शायद जो बड़े ऐतिहासिक बदलाव हैं, जैसे आज़ादी के बाद का भारत या केरल में कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रभाव, हाँ, उनका जिक्र तो है, पर वो शायद बैकग्राउंड में ज्यादा रहते हैं। कहानी को अंदर तक हिलाने वाली ताकतों की तरह कम महसूस होते हैं। हाँ, युद्ध, राज्यों का पुनर्गठन, सामाजिक सुधार, ये सब आते हैं, पर परिवार की निजी दुनिया पर उनका असर शायद उतना गहरा नहीं दिखाया गया जितना हो सकता था।
मतलब कहानी का फोकस ज्यादातर परिवार और जमीन पर ही रहता है। हाँ, कुछ हद तक राष्ट्रीय इतिहास बस छूकर निकल जाता है कहीं कहीं। और चौथी आलोचना जुड़ी है कहानी के अंत से, समाधानों का बहुत ज्यादा व्यवस्थित लगना। रेजोल्यूशंस दैट कैन फील टाइडी। अच्छा। मतलब जैसे सब कुछ एकदम फिट बैठ जाता है। हाँ, क्योंकि अंत में इतने सारे धागे हैं, मेडिकल वाला, इमोशनल, पहचान वाला, सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। तो ये जो खुलासे होते हैं, जो सुलह होती है, वो कभी-कभी थोड़ी ज्यादा ही साफ सुथरी या कह लें कि सुविधाजनक लग सकती हैं। ये असल जिंदगी में चीजें इतनी आसानी से नहीं सुलझती। शायद रहस्य से जवाब तक का सफर अच्छा है, पर कुछ को लग सकता है कि कहानी को समेटने के लिए थोड़ी कथात्मक आसानी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि क्या अंत का संतोषजनक होना ज्यादा जरूरी है या पूरी तरह यथार्थवादी होना। पर मुझे लगता है कहानी का ओवरऑल असर इतना मजबूत है कि ये छोटी-मोटी चीजें नजरअंदाज की जा सकती हैं। बिल्कुल। तो इन आलोचनाओं के बावजूद समीक्षा लिखने वाले का फाइनल टेक क्या है? उनके लिए ये किताब कैसे है? उनके लिए द कोवेनेंट ऑफ वाटर एक बड़ी कामयाबी है। अच्छा, आलोचनाओं के बावजूद? हाँ, क्योंकि ये उस तरह का उपन्यास है जिससे पाठक जूझना चाहता है। ये फैला हुआ है, महत्वाकांक्षी है, थोड़ा बिखरा हुआ भी है, कुछ कमियां भी हैं, लेकिन पूरे यकीन और दिल से लिखा गया है। समीक्षक को खास तौर पर क्या पसंद आया? वो तरीका जिससे लेखक ने जमीन और शरीर को कहानी कहने दी है। केरल का वो पानी, वो सिर्फ पानी नहीं, वो यादें हैं, डर है, निरंतरता है। और साथ ही वो जो मिश्रण है, मिथक, अंधविश्वास, फिर विज्ञान और फिर रहस्य का खुलना, ये पारिवारिक कहानियों के भावनात्मक लॉजिक और मेडिकल खोज के बौद्धिक लॉजिक दोनों का सम्मान करता है। ये दिखाता है कि दुख और इलाज, विरासत और हमारे चुनाव, ये सब कितने उलझे हुए हैं। बिल्कुल। और मरियम्मा की कहानी का जो भावनात्मक असर है, हाँ, उसका जिक्र पहले भी हुआ था। हाँ, कैसे वो अपने टूटे हुए अतीत, अपनी मेडिकल खोज और विरासत के कड़वे सचों के साथ समझौता करती है, वो बहुत पावरफुल है। तो मतलब समीक्षक मानता है कि ये परफेक्ट किताब नहीं है। हाँ, वो मानते हैं ये लंबी है, कहीं कहीं दोहराव है, कुछ किरदार शायद उतने विकसित नहीं हो पाए, लेकिन ये सब कमियां उस बड़ी मार्मिक और कल्पनाशील कहानी के सामने छोटी लगती हैं। तो रेटिंग क्या दी समीक्षक ने? 4.5 में से 5। वाह, काफी अच्छी रेटिंग है। जी, ये उन किताबों में से है जो पाठक से सब्र और ध्यान मांगती है, लेकिन बदले में बहुत कुछ देती है। जितना आप इसमें डूबेंगे, उतना ही आपको वापस देगी। तो इस पूरी बातचीत को समेटे तो द कवेनेंट ऑफ वाटर एक बहुत बड़ा एपिक उपन्यास है। केरल की पृष्ठभूमि में परिवार, रहस्य, विज्ञान, भावनाएं, सबको एक साथ बुनता है। जी, और जैसा हमने देखा, समीक्षा इसकी खूबियों को सराहती है। माहौल का चित्रण, मेडिकल डिटेल्स, भावनात्मक गहराई, लेकिन साथ ही लंबाई, कुछ किरदारों के आदर्शवाद और अंत के समाधानों पर सवाल भी उठाती है। तो ये तय है कि ये किताब पाठक से समय और ध्यान तो मांगेगी ही। बिल्कुल, लेकिन बदले में एक यादगार और गहरा अनुभव मिलने की पूरी उम्मीद है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसा कि समीक्षा भी इशारा करती है कि जब कोई कहानी इतनी बड़ी हो, पीढ़ियों और महाद्वीपों तक फैली हो, तो उसमें निजी दुख दर्द और पारिवारिक रहस्यों का चित्रण बड़े ऐतिहासिक और सामाजिक बदलावों के साथ कैसे बैलेंस होता है। अच्छा सवाल है। क्या निजी कहानी हमेशा बड़े इतिहास पर हावी रहती है, या वो एक दूसरे को बनाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? हाँ, ये कुछ ऐसा है जिस पर उपन्यास पढ़ने के बाद सोचा जा सकता है। बिल्कुल।